बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि आज। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्मृति स्थल जाकर श्रद्धांजलि की अर्पित। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का नहीं होगा इस्तेमाल। हिमाचल और उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से बारिश का कहर जारी। लैंडस्लाइड और बादल फटने से जुड़ी घटनाओं में 80 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े नेताओं की सक्रियता। अब खबरें विस्तार के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल जाकर वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। बता दें कि मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अटल बिहारी ने देश के विकास को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई है। वाजपेयी के नेतृत्व में देश को बहुत लाभ मिला है। वह 21वीं सदी में देश को आगे ले गई। विलक्षण अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने में मैं 140 करोड़ भारतीयों के साथ हूँ। बता दें कि 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च की है। बता दें कि 8 मार्च को महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में हुए इवेंट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि कानूनी मामलों में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल रुकेगा। जल्द डिक्शनरी भी आएगी। बुधवार 16 अगस्त को हैंडबुक जारी करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे जजों और वकीलों को ये समझने में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढ़िवादी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट है और उसकी जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और वाक्य बताए गए हैं। इन्हें कोर्ट में दलीलें देने, आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने में यूज किया जा सकता है। गौरतलब है कि ये हैंडबुक वकीलों के साथ साथ जजों के लिए भी है। हिमाचल और उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से बारिश का कहर जारी है। दोनों राज्यों में इस दौरान बारिश से लैंडस्लाइड और बादल फटने से जुड़ी घटनाओं में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के महामहेश्वर धाम में मंगलवार को दर्शन करने आए 20 से 25 श्रद्धालु फंस गए। दरअसल मध्य महेश्वर धाम हाईवे के बीच एक पुल था जो बारिश की वजह से ढह गया, जिससे संपर्क टूट गया। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन धाम में लैंडिंग की जगह नहीं थी। तब 7 से ज्यादा स्थानीय महिलाएं आगे आईं और उन्होंने कुछ घंटों में हेलीपैड तैयार किया। तब जाकर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में यहां तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में यमुना का जलस्तर बढ़ने से देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर सोमवार दोपहर 3 बजे 203.48 मीटर था। वहीं मंगलवार शाम 6 बजे बढ़कर 204.94 हो गया। यही हाल तीसरे दिन भी रहा। बुधवार की सुबह 5 बजे राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर और बढ़कर 205.43 मीटर पर पहुंच गया, जिसकी वजह से दिल्ली वालों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने एक अधिकारी के मुताबिक नदी के किनारे निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है, लेकिन स्थिति के गंभीर होने के आसार कम हैं।
सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध और ब्यास नदी के पौंग डैम से फ्लड गेट खोल दिए जाने के बाद पंजाब के 4 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रोपड़, होशियारपुर, गुरदासपुर और कपूरथला के कई गांवों में पानी घुस गया है। गौरतलब है कि हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से भाखड़ा डैम में पानी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ डेंजर लेवल से सिर्फ 5 फुट नीचे है। इसी वजह से अगले 5 दिन के लिए डैम के गेट 8-8 फुट खुले रखने का फैसला लिया गया है। भाखड़ा और पौंग डैम को ऑपरेट करने वाले भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरों के मुताबिक मंगलवार को भाखड़ा डैम के फ्लड गेट 10-10 फुट खोलने पड़े। बीते 35 वर्षों में पहली बार डैम के फ्लड गेट इतने खोले गए हैं। इसी तरह पौंग डैम से भी लगातार ब्यास नदी में पानी रिलीज किया जा रहा है। पंजाब में बिगड़ते हालात देखकर सीएम भगवंत मान ने अपने सभी मंत्रियों को बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाने के आदेश दिए हैं। मंत्रियों को बचाव व राहत कार्य की मॉनिटरिंग के लिए भी कहा गया है। उधर हालात बिगड़ते देखकर पंजाब सरकार ने आर्मी से भी मदद मांगी है। बता दें कि लोगों को निकालने के लिए रोपड़ के कई गांव और शहर में हेलीपैड बनाए गए हैं और एनडीआरएफ पहले से ही बचाव कार्यों में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में बैक टू बैक दिग्गज नेताओं का दौरा होने वाला है। बता दें कि 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर दौरे पर रहेंगे, जबकि 26 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का महासमुंद दौरा प्रस्तावित है। इसी तरह 2 सितंबर को राहुल गांधी और 19 सितंबर को केसी वेणुगोपाल का छत्तीसगढ़ दौरा होना है। गौरतलब है कि प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र और वर्ग को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कैबिनेट ने बुधवार 16 अगस्त को विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी। इसके जरिए देश के छोटे कामगारों को लोन से लेकर स्किल डेवलप करने में मदद मिलेगी। इस स्कीम पर 5 साल में सरकार के 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि विश्वकर्मा योजना का लक्ष्य बुनकर, सुनार, लोहार, कपड़े धोने का काम करने वाले नाई आदि को सशक्त बनाना है। इसके अलावा पीएमई बस सेवा के तहत 10,000 बसों को चलाने की भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएमई बस सेवा योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और शेष राज्य सरकारें देगी। कैबिनेट ने रेल मंत्रालय की 7 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2339 किलोमीटर का विस्तार करेंगी। बता दें कि कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के विस्तार को भी मंजूरी दी है, जिस पर 14,903 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सरगर्मी तेज है। राज्य में कई उठक पटक देखने को मिल रही है। हाल ही में भतीजे अजीत पवार और चाचा शरद पवार के बीच हुई गुप्त मीटिंग के बाद राजनीतिक गलियारों में शोर मचा हुआ है। वहीं 16 अगस्त को एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक और बयान सामने आया है। छत्रपति संभाजी नगर में एनसीपी प्रमुख ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि वह पिछले 8-10 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा 2 दिन पहले सोलापुर के सांगोला इलाके में कम से कम 1,000 लोगों ने अलग अलग जगहों पर मेरी कार रोकी। पुणे, सतारा और अन्य स्थानों पर पार्टी के कई कार्यकर्ता मुझसे मिलने आए। मैं कल बीड़ का दौरा करूंगा। उन्होंने आगे भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के हाथ में है। उनकी भूमिका समाज में एकता बनाए रखने की है, लेकिन वह लोगों को बांट रही हैं। शरद पवार ने आगे कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भाजपा ने राज्य सरकारों को गिराया, जैसे गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के बाद क्या हुआ, ये सभी ने देखा है। इस बीच शरद पवार ने हाल ही में हुई अजीत पवार के साथ अपनी मुलाकात पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अजीत पवार के साथ यह पारिवारिक मुलाकात थी।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।